नमस्कार दोस्तों, कन्फेशन की सीरीज में सेक्शन नंबर 25 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 BSA हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली है। और पिछली वीडियो में तो इतने सारे क्वेश्चंस रखकर हमने समझा था कि कॉन्सेप्ट में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के दूर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यहां पर जो लैंग्वेज कही गई है वो देखिए, कहती है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन। देखिए पर्सन को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिखा है, तो आप थोड़ा सा फोकस उस पर कीजिए। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन कब? व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। ये इसका क्वालिफिकेशन है कि कस्टडी के अंदर रहते हुए भी क्या हो सकता है। इस क्वालिफिकेशन पर ये जो येलो कलर में लिखा है, मैं इस पर थोड़ी देर में जाऊंगा। मैं लौट कर यहीं आता हूं। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। नो नेगेटिव सेंस से शुरुआत होता है और फिर कहते हैं नो कन्फेशन शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम कब? जब उसने ऐसा कन्फेशन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर दिया हो। मैं ब्रीफ में बताऊं आप लोगों को ये सेक्शन क्या कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने नॉट अभियुक्त ने, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी कन्फेशन किया है, संस्वीकृति की है, बस ध्यान देना है कि पुलिस कस्टडी में की है। आप वर्ड्स पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर कहीं नहीं कहा गया कि कन्फेशन किसको किया गया है। कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति ने कन्फेशन किया है। किसको किया गया है ये कन्फेशन? कहीं लिखा है इस सेक्शन में, जैसे कि सेक्शन 25 में लिखा था नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, बट यहां पर नहीं लिखा कि किसको दिया गया। वहां पे लिखा था पुलिस ऑफिसर को दिया गया, बट यहां पर ये बात छिपा ली लेजिस्लेचर ने कि ये जो कन्फेशन है ये किसको दिया गया, ये साइलेंट है यहां पर। लेकिन कब दिया गया ये बात यहां पर 25 से एक्स्ट्रा है। कब दिया गया? जब ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में केवल होना चाहिए। फिर उसके बाद कन्फेशन किसी को भी दिया हो, शेल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ऐसे व्यक्ति, उस व्यक्ति जिसने ऐसा कन्फेशन दिया, उसके अगेंस्ट इसको प्रूव नहीं किया जा सकता। अगेन क्या फेवर में किया जा सकता है? यस, फेवर में किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अब यहां पर इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है इसका कि हां, पुलिस कस्टडी में होते हुए भी अगर किसी को कन्फेशन किया था उसने, तो उसको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कन्फेशन इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट किया हो, बिल्कुल मैजिस्ट्रेट की तुरंत, जो मैजिस्ट्रेट के सामने एकदम उसने किया हो। इमीडिएट प्रेजेंस मतलब उसकी फिजिकल प्रेजेंस भी हो और मैजिस्ट्रेट की हियरिंग में भी किया हो, मैजिस्ट्रेट ने सुना भी हो और उसकी प्रेजेंस भी। देन उस समय किया जब वो पुलिस कस्टडी में था, देन ऐसी सिचुएशन में ऐसे कन्फेशन को ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है। देखिए सेक्शन 25 का कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेक्शन 26 का एक एक्सेप्शन है, और सेक्शन 25 प्लस 26 दोनों मिला दीजिए, देन उसका भी एक एक्सेप्शन है। अकेले की बात करूं मैं, अकेले 25 का एक्सेप्शन है कोई? कोई एक्सेप्शन नहीं। अकेले 26 का एक्सेप्शन है कोई? यस है, कि पुलिस कस्टडी में होते हुए कन्फेशन किसी भी व्यक्ति ने जब किया, जब मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस थी और उसकी हियरिंग में भी था, ये इसका एक्सेप्शन है। अब क्वेश्चन आता है कि 25 प्लस 26 दोनों को मिलाकर एक देखा जाए तो किसका कोई एक्सेप्शन है क्या? यस, इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 और वहां प्रोवाइजो लिखा गया है, वो प्रोवाइजो है। धीरे धीरे हम देखो इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, इसमें यूज हुए वर्ड्स पर हम फोकस करेंगे, उनके मीनिंग्स जानेंगे। देन देखिए क्या क्या सिचुएशंस निकल कर आएंगी, क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, उनके आंसर क्या होंगे। देन आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में भी इसी तरीके से क्लियर हो जाएगा जैसे कि सेक्शन 25 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो बेसिक सी बात एक लाइन में इसको पहले आप समझ लीजिए कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी है, मात्र कस्टडी है। फिर कन्फेशन किसी भी पर्सन ने किसी को भी दिया, वो प्रूव नहीं किया जाएगा उसके अगेंस्ट अनलेस कि वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दिया गया हो।
मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिया गया हो। देखिए, मैं इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप समझ लीजिए कि किसी भी कन्फेशन को एडमिसिबल बनाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कन्फेशन वॉलेंटरी होना चाहिए प्लस ट्रुथफुल होना चाहिए, स्वेच्छा से किया गया हो और सत्य भी हो, तब जाकर कहेंगे कि ऐसा कन्फेशन एडमिसिबल होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक थ्योरी है कन्फेशन को एडमिसिबल बनाने के लिए या चेक करने के लिए कि इनएडमिसिबल तो नहीं है। ग्राह्य करना हो तो ये दो टेस्ट चाहिए, अदरवाइज इन दोनों में से एक भी टेस्ट फेल हुआ तो इनएडमिसिबल होगा कन्फेशन, संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और देखिए कि जैसे ही कोई कन्फेशन पर्सन इन अथॉरिटी को दिया गया, जैसे ही कोई कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया, जैसे ही कोई कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी दिया गया, पुलिस की हिरासत में दिया गया, तो कहा जाता है इट इज ए डीम्ड इनवॉलेंटरी कन्फेशन। माना जाता है कि यह स्वेच्छापूर्वक नहीं दिया गया है, कानून ने ऐसा माना है। अर्थात चाहे उसने अपनी स्वेच्छा से भी दिया, चाहे वो कन्फेशन सत्य भी था, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को दिया इनएडमिसिबल, पुलिस कस्टडी में दिया किसी को भी दिया हो इनएडमिसिबल। अर्थात ये जो लेजिस्लेचर ये कहता है कि अगर ये दो कैरेक्टर शामिल हो जाएंगे कन्फेशन के साथ में कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में दिया गया, तो कन्फेशन को मान लेंगे कि वो इनवॉलेंटरीली है, स्वेच्छापूर्वक नहीं किया गया है। सत्यता की तो चेक करना ही नहीं कि वो सत्य है या नहीं है, क्योंकि एक भी बात पूरी नहीं हुई तो इनएडमिसिबल हो जाएगा। इसके अपवाद क्या क्या हैं वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि सेक्शन 25 का कोई एक्सेप्शन नहीं है, अकेले का 26 अकेले का एक एक्सेप्शन है कि जब वो कन्फेशन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट दिया गया हो। और दोनों को मिलाकर देखा जाए, सेक्शन 25 एंड 26 दोनों को मिलाकर जब पढ़ेंगे तो भी एक एक्सेप्शन है, वो है सेक्शन 27। करस्पॉन्डिंग तो तीनों की सेक्शन 23 की है बीएसए में। बात निकलकर ये आती है अब कि भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। क्या कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में पुलिस कस्टडी में होते हुए भी अगर संस्वीकृति की गई तो वो प्रूव कर दी जा सकती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक सिचुएशन आपको देता हूं कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में एक एक्यूज है, वो पुलिस ऑफिसर इस एक्यूज पर्सन को जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए कोर्ट में गया। कोर्ट में सामने मैजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं अपनी डाइस पर, अपनी सीट पर, और सामने पुलिस ऑफिसर अपनी कस्टडी में एक एक्यूज को लेकर खड़ा है। यहां पर एक्यूज ने अपने वकील साहब से एडमिट किया कि हां साहब मैंने ही ये अपराध किया है, अब आप मुझे बचा लीजिए। और ये बात मैजिस्ट्रेट साहब ने सुन ली, इतनी ऊंची आवाज में बोला कि मैजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस तो है ही वहां पर, उपस्थिति होने के साथ साथ उन्होंने सुन भी ली। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरीके की जो उपस्थिति है मैजिस्ट्रेट साहब की वो यहां पर कवर होती है? क्या केवल और केवल फिजिकल प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इज सफिशिएंट टू मेक कन्फेशन एडमिसिबल? उन्होंने सुन लिया, प्रेजेंस भी है, क्या ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है किसी कन्फेशन को एडमिसिबल बनाने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट? क्या इस कन्फेशन को अब जो मैजिस्ट्रेट साहब ने सुन लिया है, इसको क्या मैजिस्ट्रेट साहब को रिकॉर्ड करना नेसेसरी है, आवश्यकता है इसकी रिकॉर्ड किया जाना जब इसको एडमिसिबल बनाना हो, ग्राह्य बनाना हो? तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा दोस्तों? देखिए, पहले मैं इसका एक्चुअल मीनिंग आपको बताऊं तो इसकी थोड़ी जर्नी बता देता हूं, किस किस तरीके से थोड़े इसमें डेवलपमेंट हुए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखते हैं। देखिए, ये कंट्राडिक्टरी तो है, देखने में ऐसा लगता है कि जो 164 सीआरपीसी, नाउ 183 बीएनएसएस, वहां पर कहा गया कि
जब भी कोई कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को दिया जाएगा तो उसे वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, सब्जेक्ट टू सर्टेन वार्निंग्स, सब्जेक्ट टू सर्टेन सेटिस्फेक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट। उस कन्फेशन को मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर रिकॉर्ड करने की बात नहीं कही गई है। तो कहीं ना कहीं देखने में प्राइमा फेसाई कंट्राडिक्शन लगता है, और उस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए लॉ कमीशन की 69th रिपोर्ट थी, उसमें ये रिकमेंडेशन दी थी लॉ कमीशन ने कि ये जो वर्ड्स हैं, अनलेस इट इज मेड इन द प्रेजेंस, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, उसकी जगह पर लिख दिया जाए अनलेस इट इज रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी 1973। उन्होंने कहा कि ऐसा लिख दिया जाना चाहिए उस फ्रेज को हटाकर, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट ने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना, कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट रिपोर्ट दी उन्होंने 185th रिपोर्ट लॉ कमीशन की, वहां पर थोड़ा और अमेंड किया उन्होंने कहा कि वो जो वर्ड थे अनलेस इट इज रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी 1973, उसकी जगह पर लिख दिया जाए अनलेस इट इज रिकॉर्डेड in accordance with the chapter number 12 of the CRPC 1973। बात कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं थी, बट इवन पार्लियामेंट ने इसको नहीं माना, कोई अमेंडमेंट सेक्शन 26 में नहीं किया। लेजिस्लेचर अपनी जगह पर अड़िग रहा कि नहीं, हम इसमें आपके कहने से कोई अमेंडमेंट इस तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको ये चेक करना है क्या एक्चुअल में ये सेक्शन 64 के साथ में कंट्राडिक्टरी है क्या? सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 23 बीएनएस, उधर सेक्शन 164 सीआरपीसी, नाउ सेक्शन 183 बीएनएसएस। क्या कोई कंट्राडिक्शन है? देखिए 164 में क्या लिखा गया है, कन्फेशन मेड टू मैजिस्ट्रेट। अगर कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है तो मैजिस्ट्रेट मे रिकॉर्ड इट। हाँ, 164 कब रिकॉर्ड करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब? जब कन्फेशन उनको दिया जाए। लेकिन देखिए इस सेक्शन में क्या लिखा गया, सेक्शन 26 में, वहां पर कहा जाता है कन्फेशन मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। केवल और केवल प्रेजेंस सफिशिएंट है, और दोनों को अगर लैंग्वेज आप देखेंगे तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है दोनों में। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये मामला जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास कि यहां पर जो इमीडिएट प्रेजेंस है इसका क्या मीनिंग निकलेगा। क्या अगर इमीडिएट प्रेजेंस में एक एक्यूज ने कन्फेशन कर लिया, किसी को भी किया, क्या उसे मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे तभी एडमिसिबल होगा, या बिना उसके भी एडमिसिबल हो जाएगा? तो जजमेंट का नाम आपने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ज्विंगली एरियल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 15 पैरा नंबर 13। इसका जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा है कन्फेशन मेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इज नॉट एडमिसिबल इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 164 सीआरपीसी, नाउ सेक्शन 183 बीएनएसएस। तो इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जो सेक्शन 26 में वर्ड यूज हुए कि इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, अगर पुलिस कस्टडी में होते हुए किसी एक्यूज ने कोई कन्फेशन किया तो वो प्रूव किया जा सकता है, मींस वो एडमिसिबल होगा, उसके लिए एविडेंस देना। बट इस केस में कहा कि नहीं, वो एडमिसिबल तभी होगा जब मैजिस्ट्रेट ऐसे कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि इसके कुछ क्रिटिसिज्म हैं कि अपने सरकार साहब हैं, उन्होंने किया कि देखिए यहां पर तो मैजिस्ट्रेट को नहीं किया जा रहा है कन्फेशन, और सेक्शन 164 सीआरपीसी मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करती है कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए केवल और केवल जब कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को दिया जा रहा। लेकिन यहां तो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को दिया नहीं जा रहा, तो वो कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? और दूसरी बात कही उन्होंने कि 164 सीआरपीसी इज एप्लीकेबल व्हेन द कन्फेशन इज मेड टू मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केवल और केवल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर अगर मैजिस्ट्रेट को दिया जा रहा था तभी रिकॉर्ड करना है। अगर मान लो पुलिस कस्टडी में एक्यूज ने किसी और स्टेज पर कन्फेशन किया है
और मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किया है, देन मैजिस्ट्रेट साहब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बट स्टिल मानिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी अभी तक यही डिसीजन है कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब की इमीडिएट प्रेजेंस में कोई कन्फेशन किया गया और उसको रिकॉर्ड नहीं किया मैजिस्ट्रेट साहब ने अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 183 बीएनएसएस, देन इट इज नॉट एडमिसिबल, देन इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा कि यहां पर जो इमीडिएट प्रेजेंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इट मींस यहां पर ये जुडिशियल कन्फेशन ही होना चाहिए और वो रिकॉर्डेड होना चाहिए। अभी और भी बहुत सारी बातें इसके बारे में बताऊंगा मैं। देखिए एक और दूसरी जजमेंट है करतार सिंह वर्सेस पंजाब 1994 एससीसी वॉल्यूम 3 पेज 569 पैरा नंबर 385 इसका पढ़िए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही शैल रिकॉर्ड द कन्फेशन, ही इज द कोर्ट मैजिस्ट्रेट। जब उसकी इमीडिएट प्रेजेंस में कन्फेशन दिया गया पुलिस कस्टडी के दौरान, तो कहा ही शैल रिकॉर्ड द कन्फेशन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 CRPC 281 CRPC फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज। जिस तरीके से ड्यूरिंग ट्रायल एक एक्यूज का एग्जामिनेशन करते हुए उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाना है, उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाना है, उसी मैनर में मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे अगर उनकी प्रेजेंस में कन्फेशन किया गया है। अर्थात इन दोनों जजमेंट को आप देखें तो स्टेज कोई भी रही, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो 164 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड अदर देन दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है देन 281 सीआरपीसी में इस कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये दो जजमेंट के आधार पर मीनिंग ये निकल कर आया कि जो मीनिंग है इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इट इज इक्वल टू कि इफ रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट विल बी एडमिसिबल अदरवाइज नॉट। अगर उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया तो ये सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उसमें एडमिसिबल होगा, प्रूव किया जा सकता है एक्यूज के अगेंस्ट, अदरवाइज प्रूव नहीं किया जा सकता। यही आज की डेट का एक्चुअल व्यू है, करेक्ट व्यू आज भी यही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन द ओरल कन्फेशन गिवन इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट इज रिकॉर्डेड बाय पुलिस, कैन इट बी कंसीडर्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन? क्वेश्चन ये है कि इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट साहब एक एक्यूज ने कन्फेशन किया बट मैजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो जुडिशियल कन्फेशन तो नहीं बना, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसको लिख लिया, तो क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तो है, क्योंकि जुडिशियल कन्फेशन तो वही है जो 164 में रिकॉर्ड कर दिया जाए या जो दूसरी सेक्शंस और मैंने बताई थी चार्ज के टाइम पर, प्लीड गिल्टी के टाइम पर, उनमें रिकॉर्ड किया तो जुडिशियल कन्फेशन। अदरवाइज कहीं भी रिकॉर्ड होगा तो जुडिशियल कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कैटेगरी में आ जाएगा? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, बट क्वेश्चन ये है कि क्या इसको एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि अगर रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो इसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जाएगा, रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट, बट मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होने के बावजूद भी इसको प्रूव नहीं किया जा सकता एक्यूज के अगेंस्ट। नेक्स्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब बात आती है कि यहां पर जो मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ, अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, यहां पर जो दंडाधिकारी वर्ड यूज हुआ है, क्या इस मैजिस्ट्रेट में केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल होंगे? क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो एक एक्यूज ने इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, कौन से? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनकी इमीडिएट प्रेजेंस में एक कोई कन्फेशन किया किसी अक्यूज पर्सन ने और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये क्वेश्चन आता है
कि क्या यहां पर जो केवल और केवल 26 में मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ, 23 में मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ, उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी शामिल हैं क्या? इस बात का जवाब देखिए कहां मिला। इस बात का जवाब दिया गया एक 3 जजेस बेंच गुवाहाटी हाई कोर्ट। उनके सामने एक मैटर था कार्तिक चक्रवर्ती वर्सेस असम। ये 26 अक्टूबर 2017 की जजमेंट है और इस जजमेंट में जो कंटेंशन दी थी रेस्पोंडेंट ने, सॉरी अपीलेंट ने जो अपनी कंटेंशन दी, उस कंटेंशन में यह कहा गया था कि एक्यूज का जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया वो जब रिकॉर्ड किया गया जब सामने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट थे और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इस 26 इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज हुए मैजिस्ट्रेट वर्ड में शामिल नहीं हैं। इसलिए मेरा जो कन्फेशन है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने, इसको मेरे अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल और केवल मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में दिया गया होता तभी मेरे खिलाफ प्रूव किया जा सकता था। और क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो सेक्शन 26 में लिखा गया इसमें शामिल नहीं है, तो ये मेरे अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। तो और जो यहां पर अपीलेंट है, इन्होंने जो रिलाई किया, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट की 2 जजेस बेंच की डिवीजन बेंच की एक डिसीजन थी, अनुपम दास, स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस अनुपम दास। इसमें डिवीजन बेंच में यह कहा गया था कि जो मैजिस्ट्रेट वर्ड 26 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा गया है, उस मैजिस्ट्रेट वर्ड में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शामिल नहीं है। फाइनली तो इस 3 जजेस बेंच ने इस डिवीजन बेंच की डिसीजन पर ही रिलाई किया और ये कंटिन्यू अपहेल्ड किया कि हां, इस मैजिस्ट्रेट वर्ड में 26 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो लिखा गया उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शामिल नहीं है। देखिए, जब ये डिसीजन दिया 3 जजेस बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो उन्होंने एनालिसिस क्या क्या किया उसके अंदर, वो एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस एनालिसिस के आधार पर ही आप कहीं आर्गुमेंट कर पाएंगे और क्वेश्चन को भी लिख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने कही कि जो डेफिनेशन है मैजिस्ट्रेट वर्ड की, वो इंडियन एविडेंस एक्ट नाउ बीएसए में नहीं दी गई है। मैजिस्ट्रेट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। तो फिर डेफिनेशन कहां देखें? तो फिर डेफिनेशन देखिए, सेक्शन 3 उसकी क्लॉज 32 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, यहां पर कहा कि डेफिनेशन दी गई है और इस डेफिनेशन में लिखा कि मैजिस्ट्रेट सेल इंक्लूड एवरी पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर द सीआरपीसी 1973। अर्थात कोई भी पर्सन है, अगर जो सीआरपीसी ने मैजिस्ट्रेट को पावर दी, उन पावर्स में से या तो सारी या उनमें से कुछ को अगर एक्सरसाइज कर सकता है कोई व्यक्ति, तो वो जनरल क्लॉजेस एक्ट के आधार पर मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में आएगा, मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में आएगा। बट क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में आएगा? तो सीआरपीसी में यहां सेक्शन 20 उसकी सबसेक्शन 1 यहां पर अपॉइंटमेंट दिया गया एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस बात को समझने के लिए कि जब जब मैजिस्ट्रेट वर्ड आपको मिले तो उसका मीनिंग किस तरीके से समझेंगे। हालांकि देखिए, ये प्रोविजन सीआरपीसी का है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, तो क्या ये इंडियन एविडेंस एक्ट पर एप्लीकेबल होगा? मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि जब भी इंटरप्रिटेशन करनी होगी, कोई मीनिंग निकालना होगा, तो पहले तो उसी एक्ट में देखिए मीनिंग दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर उसमें नहीं है तो फिर उस एक्ट में देखिए कि क्या कहीं लिखा है कि कोई वर्ड यहां डिफाइन नहीं किया, कहीं दूसरे एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो क्या वहां से मीनिंग लिया जा सकता है? और अगर ऐसा नहीं लिखा है तो फिर उससे कनेक्टेड एक्ट देखिए क्या वहां पर डिफाइन किया गया है। अगर वहां पर डिफाइन किया गया है तो वहां से मीनिंग लेकर फिर इंटरप्रिटेशन करिए कि कहीं यहां पर कोई और नया कंट्राडिक्शन तो खड़ा नहीं हो गया है। तो सीआरपीसी की सेक्शन देखनी है 3 और उसकी सबसेक्शन 1, और यही सेक्शन सेम सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोई चेंज नहीं आया है नंबर में भी। हाँ, इसमें क्या कहा गया है देखिए, इस सब सेक्शन 1 में कहा गया कि अगर कहीं भी मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है इस लॉ में,
मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है और विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, उस मैजिस्ट्रेट वर्ड को क्वालिफाई नहीं किया गया कि कौन से मैजिस्ट्रेट है। क्वालिफाई किसी भी तरीके से हो सकता है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, जुरिस्डिक्शन है, नॉन जुरिस्डिक्शन है, किसी भी तरीके का कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया, केवल और केवल मैजिस्ट्रेट वर्ड लिख दिया गया है। तो उसका मीनिंग क्या निकालेंगे? तो सब सेक्शन 1 ने कहा कि केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट निकालेंगे। तो इस सब सेक्शन 1 के आधार पर अगर हम 26 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखे मैजिस्ट्रेट वर्ड को देखें तो वहां कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई, अर्थात इसके थ्रू अगर इंटरप्रिटेशन निकाली जाए तो इस सेक्शन के आधार पर उस मैजिस्ट्रेट में केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही शामिल होंगे। अब इसके एक सब सेक्शन 4 है, सेम सब सेक्शन बीएनएसएस में, और वहां पर यह लिखा गया, आप बीएनएसएस जाकर पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब कौन से काम कर रहे हैं, ये बताया कौन से काम कर रहे हैं, उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि मैजिस्ट्रेट कौन से होंगे। तो वहां पर 3 बातें लिखी हैं दोस्तों। पहली बात लिखी है कि वो जो एक्ट कर रहे हैं, अगर उस एक्ट में ये 3 बात में से कोई भी बात इन्वॉल्व है, कौन कौन सी बात? उस एक्ट से एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करना है, एविडेंसेस का एप्रिसिएशन करना है कि इसकी ये रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, रिलायबल है, नॉन रिलायबल है, इसकी वैल्यू कितनी है, कोरोबरेटिव है, सब्सटैंटिव है, इस तरीके का अगर एप्रिसिएशन करना है तो ऐसा एक्ट, ये सबसेक्शन बताती है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और दूसरा काम, अगर सिफ्टिंग ऑफ एविडेंस, देखिए विद ड्यू रेस्पेक्ट एक बात मैं बता दूं आपको कि जब जो अपना गजट में नोटिफिकेशन हुआ नए लॉ का, तो यहां आप पढ़ के देखिए इसी सेक्शन को, सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4, वहां पर ये वर्ड यूज हुआ है सिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। इस सिफ्टिंग को उन्होंने ये सिफ्ट लिखा है, SHIFTING, सिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। दोस्तों विद ड्यू रेस्पेक्ट ये स्पेलिंग मिस्टेक है और इसकी जगह पर सही वर्ड है SIFTING, सिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। सिफ्टिंग का मतलब है कि जिस तरीके से वो एक सूप होता है उसको ऐसे से हिला हिला कर ग्रेन को शेफ से अलग किया जाता है, कूड़े को गेहूं से अलग अलग किया जाता है, तो इस एक्ट को बोला जाता है सिफ्टिंग, सिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। तो एविडेंसेस को छानना है कि किसको बाहर फेंक दिया जाए, किसको स्टेज पर अपनी फाइल में रखा जाए, रिकॉर्ड पर रखा जाए, किसको पढ़ा जाए। इट इज अ एक्ट ऑफ सिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। अगर कोई मैजिस्ट्रेट साहब सिफ्टिंग ऑफ एविडेंस का एक्ट कर रहे हैं तो वो कौन कर सकते हैं? केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं। तीसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन। तीसरा एक्ट है कि कोई डिसीजन, कोई निर्णय उनको बनाना है, कोई निर्णय उनको लेना है, ऐसा काम करना है, तो वो कौन कर सकते हैं? वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इन सब से होता क्या हो? इन सब से ये होता है कि ये एक्सपोज करता है किसी पर्सन को, इन सब एक्ट के द्वारा किसी पर्सन को पनिशमेंट दी जा सकती है, पेनल्टी दी जा सकती है, डिटेन किया जा सकता है। अगर ये जो तीनों काम थे, इन तीनों में से कुछ भी किया, उससे पनिशमेंट दी जा सकती है, किसी पर्सन को पेनल्टी दी जा सकती है, या फिर डिटेंशन किया जा सकता है। तो ऐसा काम कौन करेगा? दे शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो भैया यहां पर जो 164 सीआरपीसी दे, अब देखिए, अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सेक्शन 26 में जो इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट लिखा है, उस प्रेजेंस का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट साहब को रिकॉर्ड करना है, और जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो ये एक एविडेंस बन जाएगी। इस एविडेंस का एप्रिसिएशन भी करना पड़ेगा, इस एविडेंस को सिफ्ट भी करना पड़ेगा, उस एविडेंस के आधार पर एक अपना डिसीजन भी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, और उस डिसीजन से एक्सपोज हो सकता है वो पर्सन की पनिशमेंट मिले, हो सकता है पेनल्टी मिल जाए, हो सकता है उसको डिटेन कर लिया जाए कस्टडी। अर्थात यहां पर ये जो रिकॉर्ड किया गया, ये कौन रिकॉर्ड करेंगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 3
ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी दोनों को देखने के बाद फाइनली डिसीजन ये निकलता है कि जो सेक्शन 26 में मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ, उस मैजिस्ट्रेट में केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे, नॉट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। और यही डिसीजन माननीय 3 जजेस बेंच गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में दिया। इफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहता हूं, इसके आधार पर जो डिसीजन लिया गया कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने कोई कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया, जबकि करना किसको था? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को करना था। अब क्वेश्चन ये आता है कि कन्फेशन तो रिकॉर्ड हो गया, तो क्या ये इरेगुलरिटी है, अनियमितता है, जिसको क्योर किया जा सकता है, जिसको ठीक किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी इरेगुलरिटी है? तो देखिए सेक्शन 363 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 509 ये बताती है कि 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हुए अगर कोई इरेगुलरिटी हो गई है तो उसको क्योर किया जा सकता है, अनलेस कि एक्यूज को कोई प्रिजुडिस ना हो गया, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो रहा हो, तो उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन वो क्योर किया जा सकता है उस कन्फेशनल स्टेटमेंट को जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया। लेकिन क्वेश्चन में है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने, जो तहसीलदार थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया है, देन ये इनएडमिसिबल होगा, पहली बात तो, और क्योर भी नहीं किया जा सकता। इसे आप इरेगुलरिटी नहीं कह सकते जो क्यूरेबल होगी। अब क्वेश्चन एक और, यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ आ रही होंगी। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि इस चैनल पर जो वीडियो पब्लिश होंगी 24 घंटे, पब्लिकेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर आप देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। 24 घंटे के बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। चैनल का मेंबर बनने के लिए यहाँ चैनल का लोगो के साथ में ज्वाइन बटन होगा, आप इसको टच करिए, फर्दर प्रोसीड करिए तो आप मेंबर बन जाएंगे और 24 घंटे के बाद भी वीडियोस को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदर ओरल एविडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज एडमिसिबल। मान लो कि इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जब कोई एक्यूज पुलिस कस्टडी में था तब उसने कन्फेशन दिया, तो क्या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपनी ओरल एविडेंस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने या क्रिमिनल कोर्ट में आकर दे सकते हैं कि यस मेरे सामने उन्होंने कन्फेशन किया था? नहीं दे सकते, इनएडमिसिबल एविडेंस होगी, नहीं दे सकते। कारण कि सेक्शन 26 कहती है कि पुलिस कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में है और मैजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड नहीं किया तो सब कुछ इनएडमिसिबल, वो प्रूव नहीं किया जा सकता उस एक्यूज के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय पुलिस इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड वीडियोग्राफी उसकी कर ली गई है तो क्या एडमिसिबल होगा? क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मान लो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब ने रिकॉर्ड किया, पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई है, बाकायदा पुलिस कस्टडी में था वो एक्यूज, अभी भी इनएडमिसिबल होगा। वीडियोग्राफी आप ऐड करते जाओ, उसमें चाहे जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐड कर लो, रूल एक ही रह गया है कि अगर एक्यूज पुलिस कस्टडी में है तो उसने किसी को भी कन्फेशन दिया, अनलेस कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड ना किया हो, तो वो इनएडमिसिबल होगा, उसे प्रूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात, व्हाट इज, अब बात करते हैं दोस्तों कि मैजिस्ट्रेट और इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट हम अच्छे तरीके से समझ गए, लेकिन बार बार एक बात उठ रही है यहां पर कि ये जो कन्फेशन दिया गया ये किसी भी पर्सन ने दिया, एक्यूज ने नहीं, किसी भी पर्सन ने दिया, बट कब दिया? जब वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में था। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कोई एक पर्सन है, पर्सन नॉट एक्यूज, वो पुलिस की कस्टडी में है, एक्यूज नहीं है, उस समय उसने एक कन्फेशन दे दिया, किसी को भी दे दिया, डॉक्टर को दे दिया, किसी को भी दे दिया, अब बाद में वो एक्यूज बन गया, क्या उस एक्यूज के अगेंस्ट ये वाला कन्फेशन यूज किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है? जवाब है नहीं, नहीं किया जा सकता। कारण कि ये देखना ही नहीं है कि जब पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति था तो वो एक्यूज था या नहीं था, यहां पर वर्ड ही यूज नहीं हुआ एक्यूज,
पर्सन वर्ड यूज हुआ है, बस पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि पुलिस की कस्टडी कहेंगे किसको? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पुलिस की कस्टडी थी नहीं जी जब इसने कन्फेशन किया, या ये जो कन्फेशन किया गया तो पुलिस कस्टडी ही थी जी, आप इसको एडमिट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये है कि किसको कहेंगे पुलिस कस्टडी? तो कस्टडी के रिगार्डिंग क्या लॉ है? व्हाट इज कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर? तो पहली बात ध्यान दे लीजिए कि कस्टडी एंड अरेस्ट बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट टर्म्स, और कह सकते हैं कि बोथ आर नॉट सिनोनिमस। ये कोई समान शब्द नहीं है, ये अलग अलग हैं। और एक कोटेशन आप अपने आंसर में अच्छे से यूज कर सकते हैं, इन एवरी अरेस्ट देयर इज कस्टडी बट नॉट वाइस वर्सा। सारी की सारी गिरफ्तारियों में हिरासत होगी, लेकिन सारी हिरासतों में जरूरी नहीं है कि गिरफ्तारी। सारी की सारी अरेस्ट में कस्टडी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी कस्टडियों में अरेस्ट। ये कोटेशन आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस कस्टडी के मामले को। एक जजमेंट है आंध्र प्रदेश वर्सेस गांगुला सत्यामूर्ति, 1997, वॉल्यूम 1 एससीसी 272। माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? सच कस्टडी नीड नॉट बी पोस्ट अरेस्ट कस्टडी। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि अरेस्ट होने से भी कस्टडी आती है, लेकिन माने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो वर्ड यूज हुआ पुलिस कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, सिमिलर वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 27, 23 के प्रोवाइजो। माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कस्टडी के लिए जरूरी नहीं है कि ये कस्टडी आफ्टर अरेस्ट कस्टडी हो, अरेस्ट करने के बाद वाली कस्टडी हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने कहा है द वर्ड कस्टडी यूज्ड इन सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट इज टू बी अंडरस्टूड इन प्रैग्मेटिक सेंस। जो व्यवहारिक सेंस है, ऐसी सेंस में इस कस्टडी वर्ड को हमें समझना होगा। और कहा साथ में इफ एक्यूज इज विदिन द अंडर ऑफ सर्वेलेंस, विदिन केन ऑफ सर्वेलेंस of the police during which his movements are restricted, then it can be regarded as custodial surveillance for the purpose of this section. फर्दर और कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर मान लो पुलिस ऑफिसर की सर्वेलेंस में भी है कोई व्यक्ति, और ऐसी सर्वेलेंस है कि उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है कहीं ना कहीं। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने का मतलब है दोस्तों कि उसकी जो गतिविधियां हैं वो इतनी टोटल फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट डाली गई है। अर्थात पुलिस का कहीं ना कुछ कंट्रोल है उसकी मूवमेंट्स पर, गतिविधियों पर। चाहे वो अभी तक अरेस्ट नहीं भी हुआ है, तभी भी कहा जाएगा कि इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए, 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए, अब वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कस्टडी में माना जाएगा। ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। देखिए बोलने के लिए इसके ऊपर बहुत कुछ है। मैंने ऑलरेडी एक कस्टडी, डिटेंशन, अरेस्ट तीनों को एक्सप्लेन किया है, और उसके लिए एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, बहुत बड़ी अच्छी एक्सप्लेन करते हुए वीडियो है। आप 3 ये वर्ड डाल दीजिए, डिटेन, कस्टडी, अरेस्ट, और साथ में लीगल नेम लिख दीजिए यूट्यूब सर्च बार में, तो वो वीडियो आ जाएगी। तो और वो मीनिंग उनका आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, हमेशा के लिए डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसी पोजीशन में कोई व्यक्ति था, नॉट एक्यूज, ऐसी पोजीशन में था कि वो अंडर सर्वेलेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर था, और जब वो सर्वेलेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर मतलब कहीं ना कहीं उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा, उस दौरान उसने कोई कन्फेशन कर दिया। किसको किया? डजंट मैटर फॉर 26, बट इफ एक्यूज, और मैं कहता हूं इस एक्यूज को आप पर्सन से भी रिप्लेस कर सकते हो, मेक्स a confession during such period जब वो ऐसी अंडर सर्वेलेंस ऑफ पुलिस है, जब उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड किया गया, उस पीरियड में कोई कन्फेशन किया किसी व्यक्ति ने, then such confession would come under the section 26। ऐसा आप लिख सकते हैं। अब मैं फर्दर एक और बात आपको बता दूं कि देखिए ये बात आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी कि कस्टडी क्या होगी।
पुलिस की कस्टडी क्या हो, कब कहेंगे कि वो पुलिस कस्टडी है और कब कहेंगे पुलिस कस्टडी नहीं है। बट आप एक वर्ड जरूर सुनते होंगे, जैसा कि अभी आपने हिमाचल और दिल्ली पुलिस का कुछ झगड़ा हुआ था युवा कांग्रेस नेताओं को लेकर, उनकी अरेस्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश में। तो वहां पर हिमाचल प्रदेश ने यह कहा था कि दिल्ली पुलिस ने इलीगल कस्टडी ले रखी है, इसलिए उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर दिया था। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है कि अगर कस्टडी इलीगल है, इट मींस कस्टडी थी नहीं। सपोज पुलिस कहती है कि उस पीरियड में, जिस पीरियड में हिमाचल से उन तीनों एक्यूज पर्संस को अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने, उस पीरियड में एक कन्फेशन दे दिया उन्होंने। अब वो पुलिस कस्टडी में दिया है, सपोज डॉक्टर को दे दिया जब वो मेडिकल करा रहे थे शिमला में, पुलिस कस्टडी में थे, लेकिन बाद में जाकर ये डिक्लेयर हो जाता है सपोज कि वो कस्टडी इलीगल कस्टडी थी, गैर कानूनी हिरासत थी। तो क्या उस गैर कानूनी हिरासत में जो कन्फेशन किया गया था उसकी वैलिडिटी क्या होगी? क्या वो इनएडमिसिबल होगा या वो एडमिसिबल होगा? ऐसे मामले में पुलिस कह सकती है कि जी क्योंकि कस्टडी इलीगल थी तो इसलिए वो पुलिस कस्टडी में कन्फेशन नहीं था, इसलिए आप सेक्शन 26 में उसको हिट नहीं कर सकते। बट माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इफ एनी कन्फेशन इज मेड ड्यूरिंग इलीगल कस्टडी इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया राम बाबू वर्सेस एम्परर 1938। अर्थात सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम विल आल्सो अप्लाई अपॉन इलीगल पुलिस कस्टडी। टेम्परेरी एब्सेंस, अगली बात कि पुलिस कस्टडी में आ गया है, बट पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली एब्सेंट हो जाता है, किसी सिविलियन को पकड़ा के चला जाता है कि आप थोड़ा इसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूं। उस समय सिविलियन से उसने कन्फेशन कर लिया, तो ये क्या टेम्परेरी एब्सेंट ये माना जाएगा कि कस्टडी रिमूव हो गई है? तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर डज नॉट रिमूव द कैरेक्टर ऑफ पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी का कैरेक्टर एक बार ले लिया था पुलिस ने अपने कब्जे में, तो एब्सेंट हो जाने से कैरेक्टर रिमूव नहीं हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और, कन्फेशन वाज गिवन आउट ऑफ पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में नहीं है, कन्फेशन दिया गया है, बट रिटन when accused was taken in police custody। शब्द को थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि कन्फेशन कब किया था किसी पर्सन ने? जब वो पुलिस की कस्टडी में नहीं था, उसके बाद पुलिस कस्टडी में आ गया, उसके बाद उसी कन्फेशन को पुलिस ने लिखा। अब ये जो लिखा हुआ कन्फेशन है पुलिस कस्टडी में लिखा, बट कन्फेशन वो है जो पुलिस कस्टडी से पहले दिया गया था। तो क्या उस कन्फेशन को ऐसे पर्सन के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है? क्वेश्चन ये है। तो हमारी सेक्शन क्या कहती है 26, कन्फेशन गिवन बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन पुलिस कस्टडी, जब वो पुलिस कस्टडी में था तब कन्फेशन दिया गया था, ऐसा कन्फेशन सेक्शन 26 से हिट है। तो आप चेक करिए कि क्या ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड बाद में किया गया, बट दिया कब गया था? कब किया गया था ये कन्फेशन? जब वो पुलिस कस्टडी में नहीं था, अर्थात सेक्शन 26 से ये हिट नहीं होगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए आप, देखिए सेक्शन 25 बात करती है कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर, मेड टू पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में नहीं, पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन, अर्थात यहां पर कस्टडी नहीं। 26 देखिए क्या कहते हैं, कन्फेशन मेड टू एनी पर्सन है भैया, कन्फेशन मेड टू एनी पर्सन, बट उसमें पुलिस ऑफिसर शामिल नहीं है, पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया गया, बट पुलिस कस्टडी में दिया गया है, पुलिस की हिरासत में दिया गया है, तो वो सेक्शन 26 से हिट है। तो 25 एंड 26 का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, बट बात ये आती है कि मान लो वो कन्फेशन, देखिए पहली बात 25 टू पुलिस, 26 इन कस्टडी, ये जब 25 है तो 26 नहीं है, और जब 26 है तो 25 नहीं है।
बट मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि कन्फेशन दिया गया पुलिस को, इट मीन सेक्शन 25 कंप्लीट। और जब पुलिस को कन्फेशन किया किसी पर्सन ने तो वो कस्टडी में भी था, अर्थात 26 भी कंप्लीट। अब सेक्शन 25 प्लस 26 दोनों, यानी 23 सबसेक्शन 1 प्लस 23 सबसेक्शन 2 भी ऐसे दोनों कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अब ऐसे कन्फेशन की क्या वैलिडिटी? आप कह सकते हैं कि सेक्शन 25 से ही हिट हो गया है, तो क्योंकि पुलिस ऑफिसर को दे दिया गया, तो पुलिस ऑफिसर को दिए गए के सारे कन्फेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कस्टडी में है, कस्टडी में नहीं है, सारे के सारे हिट हो जाए और वहां तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। लेकिन मैंने जब बात बताई थी पीछे, तो अकेली 25 का कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट यही 25 जब 26 के साथ ऐड हो जाएगी देन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ सेक्शन 23 और उसका प्रोवाइजो कब आता है? वो पिक्चर में, जब सेक्शन 25 एंड 26 कॉन्जॉइंटली पिक्चर में आएंगी। अकेली अकेली आएंगी तो नहीं, जब दोनों आएंगी। मान लो थोड़ी देर के लिए, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि सेक्शन 27 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक्यूज से मिली, एग्जैक्ट उसमें ये नहीं लिखा कि पुलिस ऑफिसर को मिली। किसी सज्जन ने, मेरे बहुत अच्छे व्यूअर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि साहब आपने बोला है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्यूज ने इंफॉर्मेशन पुलिस को दी और उसके आधार पर पुलिस ऑफिसर ने कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कर दिया, तो उतनी इंफॉर्मेशन जो इस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, वो इंफॉर्मेशन इस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है, वेदर इट इज इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज कन्फेशन और वेदर इट इज नॉट कन्फेशन। तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने 27 पढ़ी, बट उसमें तो ऐसा नहीं लिखा है कि एक्यूज ने पुलिस को दी है, ऐसा तो नहीं लिखा कि एक्यूज ने पुलिस को दी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। उनके वर्ड्स बिल्कुल ठीक है, और जैसा कि पढ़ना चाहिए, वर्ड्स को पकड़ना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी सी वर्ड्स को पकड़ा है। हालांकि मैंने उनको बता दिया है कि पुलिस को ही दिया गया है वो इंफॉर्मेशन, कहां से निकल कर आ रहा है वो मैंने कमेंट करके बता दिया है, बट एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो क्यों मैं ऐसा कहने जा रहा हूं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि सेक्शन 27 में लिखा है कि पुलिस कस्टडी में इंफॉर्मेशन दी अक्यूज पर्सन ने और उसके आधार पर रिकवरी हो गई, तो पुलिस कस्टडी तो 26 में है, तो 26 का एक्सेप्शन क्यों नहीं है सेक्शन 27? देखिए 26 में क्लियर है कि जब पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दे रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर को नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को तो 25 ही हिट कर देगी। अर्थात जो सेक्शन 26 में इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर जो कन्फेशन दे रहा है कोई व्यक्ति, वो अदर देन पुलिस ऑफिसर दे रहा है, और जब अदर देन पुलिस ऑफिसर देगा और उसके आधार पर पुलिस ऑफिसर कोई अगर रिकवरी कर ले, किसी फैक्ट की डिस्कवरी कर ले, तो क्या उतना पोर्शन एडमिसिबल होगा? प्रूव किया जा सकता है एक्यूज के अगेंस्ट। आप समझ गए? दो सिचुएशन अगली वीडियो में बताऊंगा। एक सिचुएशन कि एक्यूज पुलिस कस्टडी में है, उसने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, उसके आधार पर पुलिस ने डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कर लिया। दूसरी सिचुएशन, एक्यूज पुलिस की कस्टडी में है, इसने डॉक्टर को एक इंफॉर्मेशन दी और उस डॉक्टर की इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कर लिया, तो क्या दोनों ही सिचुएशन में सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगी? आप अपना व्यू बता सकते हैं अगर आपको पता है, या आप लॉजिकली जो भी आप समझ रहे हैं आप बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में पुलिस ऑफिसर कौन होगा ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी किसको कहेंगे हम समझ चुके हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या है हम समझ चुके हैं। तो सेक्शन 26 कंप्लीट हो गई है, आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन जरूर कर लीजिए। 24 घंटे के बाद भी वीडियो आपको चाहिए तो
आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।